हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो राजनीतिक विज्ञान की बुक है पॉलिटिकल साइंस, जिसका पार्ट नंबर 2 है, वो है संघवाद। पहला पार्ट सत्ता की साझेदारी हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसका भी ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो भी हमने कर रखा है, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो कल की क्लास हमने जो पढ़ी थी उसमें हमने संघवाद के बारे में देखा था कि संघ क्या है और इसके बारे में जाना था, और उस संघवाद को हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखा था। तो आज की इस क्लास में हम भारत में संघवाद जो आया वो व्यवस्था है क्या, वो चलता कैसे है, तो इसके बारे में जानेंगे। यानी संघीय व्यवस्था जो है वो कैसे चलती है, कैसे कार्य करती है। तो हम देखें भारत में जो संघीय व्यवस्था है, उस संघीय व्यवस्था चलने के लिए भारत के संविधान में कुछ प्रावधान दे रखे हैं। भारत के संविधान में लिखित तौर पर इस बात को कहा गया है कि भारत में एक संघीय व्यवस्था होगी जो सबको साथ लेकर चलेगी। तो क्या सिर्फ और सिर्फ संविधान में कुछ प्रावधान मात्र कर देने से ये सारा कुछ हो सकता है? इतने बड़े देश में सिर्फ संविधान में कुछ लिखकर ही सारा कुछ कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था है उसको सफल होने के पीछे हमारे यहाँ की जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसके चरित्र को देखना होगा। लोकतांत्रिक जो राजनीति है हमारे यहाँ की, उसमें ही संघवाद की भावना, सबको साथ लेकर की भावना समाहित है। हमारे देश के हर क्षेत्र में जो विविधता है उस विविधता का सम्मान करने की हमारी राजनीति में उदारता है। वो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है और सभी को साथ साथ रहने, सभी को साथ मिलजुल कर रहने की बात हमारे राजनीतिक चरित्र में है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर संघीय व्यवस्था सफल हो पाई और चल रही है। हमारे यहाँ पर संघीय व्यवस्था क्या है, उसका क्या कारण है, उसके लिए हम कुछ एक पॉइंटों पर बात करेंगे, तब हमें ये बात अच्छे से पता चल जाएगी कि भारतीय संघीय व्यवस्था जो है किस प्रकार से कार्य करती है। तो सबसे पहले लेते हैं हम भाषीय राज्य। भारत में संघीय व्यवस्था के संचालन की एक सबसे बड़ी और पहली कठिन परीक्षा जो थी वो थी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना। जब हम देखें 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद 2017, बल्कि हम कहें अब तक के नक्शों को देखें तो आपको बहुत कुछ बदला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? जो 1947 में राज्य होते थे भारत के, वो अब नए राज्यों में बदल चुके हैं। नए नए राज्यों का गठन हो चुका है और पुराने राज्य अब नक्शे से हट चुके हैं। 1950 के बाद पुराने राज्यों की सीमाओं को बदल दिया गया। पुराने राज्य जो थे उनकी सीमाओं को बदला गया। बदला इसलिए गया क्योंकि एक भाषा बोलने वाले लोग थे। एक भाषा बोलने वाले लोगों को एक ही राज्य में समाहित करने के लिए, कि जिससे कि अलग अलग भाषा वाले लोगों में आपस में किसी प्रकार का द्वेष, टकराव ना हो, इसीलिए राज्यों की सीमाओं को बदलकर एक भाषी लोगों को एक राज्य में करने के लिए ऐसा किया गया, जिससे कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में आ जाएं। लेकिन इसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। अब संस्कृति के आधार पर, भूगोल के आधार पर और जातीय विविधताओं के आधार पर ये सारे के सारे काम किए जाने लगे। तो इस तरह से हम देखेंगे हमारे देश में कुछ नए राज्यों का गठन किया गया, जैसे नागालैंड को वहाँ की जनजाति के आधार पर क्या किया गया, एक अलग राज्य बनाया गया। उत्तराखंड को देखें तो उत्तराखंड की एक अलग संस्कृति है, उसके आधार पर एक अलग राज्य गठित किया गया। झारखंड को देखें तो वहाँ की एक भौगोलिक परिस्थिति है ना, वो बाकी राज्य से अलग है, इसलिए इसको एक अलग राज्य बनाया गया। तो इस तरह से हम देखें तो हमारी जो संघीय व्यवस्था है उसने इस बात को बहुत ही खूबी तरीके से निभाया कि जो लोग हैं उनकी विविधता जितनी भी है उसके आधार पर उन राज्यों का गठन किया गया। लेकिन बाद में हमारी जो सरकार थी उसने पाया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से राज्य कमज़ोर नहीं होते हैं बल्कि शक्तिशाली होते हैं, तो बाद में भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया।
इसके बाद हम देखें तो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती जो आई संघीय व्यवस्था संचालन के लिए, वो थी भाषा नीति की। भाषा नीति की बात करें, भाषा की बात करें तो भारत दुनिया में भाषा के आधार पर विविधता के रूप में देखा जाए तो एक पहला ऐसा देश है जहां सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। बात करें पिछली जनगणना की तो हमारे देश के लगभग जो लोग हैं उन्होंने 1300 जो भाषाएं हैं उनको अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया। इतनी विविधता वाला देश है, तो उन सभी भाषाओं में से किस भाषा को अपने देश की भाषा बनाया जाए, इस पर लेकर बहुत ज़्यादा लोगों में मतभेद था। तो फाइनली तय किया गया कि हमारे देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं होगी। हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ हिंदी को राजभाषा के रूप में समाहित किया गया, क्योंकि ये 40% लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा थी। हमारे देश में जो संविधान है उसमें कई सारी भाषाएं हैं। जो संविधान है उसमें हिंदी के साथ साथ 21 और जो भाषाएं हैं उन भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, अनुसूचित भाषा की श्रेणी में रखा गया है। आगे हम देखें तो 1965 में, यानी हमारा देश का जो संविधान लिखा गया, बनाया गया, जब ये बात कही गई थी कि 1965 में अंग्रेजी का पूर्णतः प्रयोग सरकारी कार्यों में बंद कर दिया जाएगा और उसके स्थान पर हिंदी को उपयोग में ले लिया जाएगा। यानी कि 1965 तक हिंदी के साथ साथ हम अंग्रेजी का भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसके बाद 1965 जब आएगा तो उसके स्थान पर हम हिंदी का पूर्णतः प्रयोग करना शुरू कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, जब 1965 आई तो गैर हिंदी भाषी जो राज्य थे उन्होंने इस बात का विरोध किया, और ये विरोध तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बड़े पैमाने पर उग्र प्रदर्शन के रूप में देखा गया। जब ये सारी बातें हिंदी को लेकर होने लगी, हिंदी का विरोध होने लगा जहां हिंदी नहीं बोली जाती थी उन राज्यों में, तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग को भी अनुमति दे दी। अब इससे क्या हो गया, जो गैर हिंदी भाषी राज्य थे अब वो भी क्या करने लगे, अपनी मातृभाषा, अपनी राज्य भाषा के साथ साथ अंग्रेजी में भी कार्य करने लगे। तो इस तरह से हमारे देश की सरकार ने क्या किया, भाषा के आधार पर देश के विखंडन को होने से रोक लिया। यानी हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश की जो संघीय व्यवस्था है उसने सभी भाषाओं को क्या किया, महत्व दिया, और जिससे हमारे देश आज टूटने के बजाय और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। हमारे देश की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो हिंदी को बढ़ावा देने की नीतियां भी बना रखी हैं कि हिंदी को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इसका विस्तार किस तरह से किया जाए। तो भारत सरकार की नीति है हिंदी को बढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार उन राज्यों में भी हिंदी भाषा को थोप सकती है जहाँ पर लोग हिंदी को नहीं बोलते, नहीं समझते, ऐसा नहीं। भारत सरकार की ये एक नीति है जिसमें हिंदी भाषा को बढ़ावा दे सकते हैं। राज्य अपने अनुसार हिंदी को बढ़ावा दे सकें, नहीं दे सकते, अपनी भाषा के अनुसार वो अपने राज्य कार्यों को कर सकते हैं। तो दूसरा हमने यहाँ पर देखा भारत की संघीय व्यवस्था में, जैसे हमने देखा कि वहाँ पर सभी को भाषा के आधार पर साथ लेने की बात करती है हमारी संघीय व्यवस्था, तो भाई हम देखें तो भाषा नीति के आधार पर भी हमारी संघीय व्यवस्था क्या है, बहुत ही सही है। यानी हमारी भाषा नीति भी हर हिंदी, अंग्रेजी और भाषाओं का आदर करती है और उनको साथ लेकर चलने की बात करती है। अगला पॉइंट हम देखें संघीय व्यवस्था का भारत में, तो ये है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध का। देखा जाए तो हमारे देश में काफी लंबे समय तक एक ही पार्टी का शासन रहा है, केंद्र में और राज्यों में दोनों जगह एक ही पार्टी का शासन रहा है। इससे हम साफ कह सकते हैं कि दोनों सरकारों के बीच ज़्यादा मतभेद तो नहीं हुआ होगा, टकराव की स्थिति पैदा नहीं हुई होगी। लेकिन ऐसी स्थिति में जो राज्य सरकारें थीं वो अपनी स्वायत्तता के आधार पर कार्य नहीं कर पा रही होंगी, केंद्र से जो कुछ भी उनको कहने दिया जाता वही करती होंगी।
जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें बनी, केंद्र में अलग दल की सरकार, राज्य में अलग दल की सरकार, जब अलग अलग दल की सरकारें बनी तो ऐसे में जो केंद्र सरकारें थीं वो राज्य सरकार की इच्छाओं के विरुद्ध नहीं जा सकती थीं, उनकी स्वायत्तता को छीन नहीं सकती थीं। इससे अब क्या होने लगा, अब जो केंद्र सरकार थी अब वो राज्य सरकार की बातों का सम्मान करने लगी, उनकी बातों को मानने लगी। संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दल की सरकारों को उस समय की जो केंद्र सरकारें थी वो गिरा देती थी, क्योंकि राज्यों में दूसरी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में दूसरी पार्टी की सरकार। तो केंद्र की सरकार क्या करती थी, अपने कुछ संविधानों का प्रावधान देती थी और उसके आधार पर क्या कर देती थी, विपक्षी दलों की सरकारों को गिरा देती थी। ऐसा ही चलता रहता था हमारे राज्य और केंद्रों के बीच में। लेकिन 1990 के बाद ये स्थिति बदलना शुरू हो गई। 1990 के बाद हुआ क्या, राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय होने लगा। अब जो राज्य थे उनमें छोटे छोटे क्षेत्रीय दल पनपने लगे, बढ़ने लगे, पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां आने लगी। तो क्या हुआ, अब केंद्र में किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बन पा रही थी, क्योंकि चुनाव होते थे तो कोई एक पार्टी बहुमत में नहीं आ पाती थी, और बहुमत में नहीं आती थी तो क्या होता था, कई सारी पार्टियां जो थी मिलकर गठबंधन की सरकार चलाती थी। यानी जो प्रमुख पार्टियां होती थी वो क्षेत्रीय पार्टियों के साथ आकर गठबंधन करके सरकारें बनाती थी। अब गठबंधन की सरकार बन रही है और गठबंधन की सरकार चल रही है, तो ऐसे में क्या होगा, अब जो प्रमुख पार्टियां थीं या केंद्रीय पार्टी जो थी, बड़ी पार्टियां जितनी थीं, वो अब क्या कर सकती, छोटी पार्टियों को या छोटे दलों को अब अनदेखी नहीं कर सकती थी। जैसे मान लीजिए केंद्र में गठबंधन की सरकार है, केंद्र में गठबंधन की सरकार है तो वो गठबंधन है किससे, राज्यों की छोटी छोटी पार्टियों से। अगर केंद्र में जो सरकार है राज्यों की अनदेखी करती है तो ऐसे में जो सरकार राज्यों की मदद से चल रही है वो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो आप यहां पर देखेंगे पोस्टर जिसमें दिखाया गया है कि कुछ राज्य क्या कर रहे हैं, कुछ राज्य जो हैं वो केंद्र से शक्ति मांग रहे हैं कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। वहीं आप दूसरा पोस्टर देखेंगे, उसमें जो केंद्र की जो गठबंधन सरकार है उसकी जो कुर्सी है वो कुर्सी क्या है, क्षेत्रीय सरकारों से मिलकर बनी हुई है। आप यहां पर देख भी सकते हैं, क्षेत्रीय सरकारों से मिलकर बनी हुई है। अब ऐसे में केंद्र की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारों के हितों की अनदेखी करेगी तो क्या होगी, जो क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, वो अपना गठबंधन वापस ले लेंगी और उससे जो केंद्र की सरकार है वो भी नहीं चल पाएगी। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो हमारे जो सत्ता की साझेदारी है और ज़्यादा मजबूत हुई है। अब एक पार्टी के बजाय कई सारी पार्टियों की साझेदारी के द्वारा सरकार चलती है, और अब जो राज्य हैं पहले की अपेक्षा ज़्यादा स्वतंत्र और स्वायत्त हैं, वो अब अपने फैसले अपने आप कर पाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था है सबको साथ लेकर, सभी भाषाओं को साथ लेकर चलने की है। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था जो है सक्सेसफुल हो पाई। आगे हम देखेंगे भारत में विकेंद्रीकरण। भारत में विकेंद्रीकरण का मतलब है भारत में सत्ता का डिवाइडेशन कर देना। जैसे कि हमने देखा संघीय व्यवस्था में होता क्या है, संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है वो दो स्तर की होती है। क्या होती है, दो स्तर की संघीय व्यवस्था में सरकारें होती हैं। चलिए, दो स्तर की संघीय व्यवस्था में सरकारें होती हैं, तो भारत की बात करें, भारत इतना बड़ा विशाल देश है, क्या दो स्तर की सरकार से ये सब कुछ शासन व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सकती हैं? इतने बड़े पैमाने पर हमारे देश में विविधता है, उस सभी विविधता का सम्मान आदर करते हुए सिर्फ दो स्तर की सरकारें ऐसा सब कुछ कर सकती हैं? भारत में जो यूरोप के स्वतंत्र देश हैं उससे कहीं कहीं ज़्यादा बड़े बड़े तो राज्य हैं। हम अपने उत्तर प्रदेश को ही ले लें, हमारा उत्तर प्रदेश जो है रूस में जनसंख्या से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। महाराष्ट्र को ले लीजिए, महाराष्ट्र हमारा जर्मनी के बराबर है। तो ऐसे में हम देखें
तो हमारे जो देश, हमारे जो राज्य हैं, हमारे भारत के जो राज्य हैं, वो कई सारे स्वतंत्र देशों से भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। और तो और वहाँ की अंदरूनी और जो विविधता है, हमारे देश के राज्य जो उनके अंदर भी इतनी ज़्यादा विविधता है कि यूरोप के कई सारे देशों में इतनी विविधता नहीं होगी जितनी कि हमारे यहाँ के राज्यों में इतनी विविधता पाई जाती है। तो इतनी सारी विविधता, इतने सारे कारण जो हैं, उन सबको एक साथ दो स्तर की सरकारें चला लें, संभाल पाएं, उनकी देख रेख कर पाएं, तो ये आसान नहीं है। इसके लिए एक और सरकार को सुझाया गया, जो है तीसरे स्तर की सरकार, दैट इज स्थानीय स्वशासन। तो स्थानीय स्वशासन को क्या किया गया, एक और सरकार के रूप में तैयार किया गया। स्थानीय सरकार जो है वो केंद्र और राज्य सरकार की जो पावर थी उसको लेकर स्थानीय सरकारों को दे दिया गया। यानी केंद्र से कुछ पावर्स और कुछ राज्यों से पावर्स, जो शक्ति थी उसका कुछ हिस्सा क्या कर दिया, स्थानीय सरकारों को दे दिया। अब केंद्र और राज्य से लेकर सत्ता की कुछ हिस्सेदारी स्थानीय सरकारों को दे दी। इसी को कहते हैं हम सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी सत्ता को कई स्तरों पर बांट देना। तो इस तरह से हमारे देश में एक तीसरे स्तर की सरकार का गठन कर दिया गया। यह जो सरकार है अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर करती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक स्थानीय सरकार जो है अपने स्थान के बारे में ज़्यादा को जानकारी रख पाती है। किसी स्थान पर कोई घटना घटी है, कोई समस्या है, वहाँ राज्य की राजधानी में बैठी हुई सरकार को उस स्थान के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं होगी। लेकिन जो एक स्थानीय सरकार है उसको अपने स्थान क्या घटना घटे हो रही है, उस स्थान की क्या क्या समस्याएं हैं, उस पर क्या होगी, उसकी एक अच्छी समझ होगी। जब एक अच्छी समझ होगी तो वो सरकार से मिलने वाले फंड का अच्छे से प्रयोग कर पाएगी। कहाँ कौन सा कार्य करना है, कब करना है, कौन से मुद्दे को किस तरह से सुलझाना है, इन सभी में क्या होगी कि जो एक स्थानीय सरकार है वो ज़्यादा अच्छे से कार्य कर पाएगी। दूसरा एक फायदा और होता है कि स्थानीय सरकारों में लोगों की खुद की भागीदारी शामिल होती है। लोगों की खुद की भागीदारी शामिल होती है, लोग अपने आप को सरकार का हिस्सा समझ पाते हैं। ऐसे में स्थानीय सरकारें जो हैं स्वशासन के लिए लोकतांत्रिक सिद्धांत बनाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे देश में शुरू से ही बात कही गई थी कि हम स्वशासन लाएंगे, स्वशासन लाएंगे। स्वशासन लाएं कैसे? अब जो स्थानीय सरकार हैं, यानी हर जगह की अपनी अपनी सरकार है, अपने आप शासन करो, अपने आप चलाइए। तो ये क्या है, लोकतंत्र के सिद्धांत का एक बहुत बड़ा पहलू है। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक स्थानीय स्वशासन सरकारें लाई। हमारे संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं की बात कही गई है, यानी इसके अलावा हमारे जो संविधान है उसमें पंचायत और नगर पालिकाओं का बारे में भी जानकारी दी गई है। राज्य सरकारों के अधीन रहकर पंचायतों को और नगर पालिकाओं को कार्य करना होता है। पहले जो राज्य ग्राम पंचायतें थीं या फिर नगर पालिकाएं थीं, उनके पास अपनी पावर्स नहीं होती थी, उनके समय से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे और वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं हुआ करती थी। लेकिन 1992 में हमारे संविधान में संशोधन किया गया और इस संशोधन के जरिए ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावी इनको बना दिया गया। यानी कि अब ये जो सरकारें हैं ज़्यादा शक्तिशाली पहले की अपेक्षा हो जाएंगी और इनके कार्य भी अब प्रभावी गति से सुचारू रूप से चलेंगे और नियमित रूप से इनके चुनाव कराने के लिए कह दिया गया। यानी संविधान में, हमारे संविधान में ये बात कह दी गई कि इन सरकारों का नियमित रूप से चुनाव होना चाहिए और चुनाव करने के लिए राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन कर दिया गया, जिसका जिम्मा ये दे दिया गया कि उसे इन सभी का चुनाव कराना है। साथ ही साथ SC, ST और OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी कर दी गई। यानी इन सभी चुनावों में जो
चुनाव लड़ पाएंगे उनमें एससी, एसटी और ओबीसी जो कैटेगरी के लोग थे वो भी चुनाव लड़ पाएं, वो भी सरपंच बन पाएं। इसके लिए क्या कर दिया गया, आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी गई। ये सारी बातें हमारे संविधान में लिखित रूप से की गई। इसके बाद जो राज्य सरकारें हैं उनको अपना कुछ हिस्सा, कुछ शेयर्स क्या करना पड़ेगा, धन का इन सरकारों को देना पड़ेगा, जिससे कि ये अपने यहां पर सभी कार्य सुचारू रूप से कर पाएं। गांव स्तर पर ऐसी सरकारों को पंचायती राज कहा जाता है। गांव में जो स्थानीय सरकारें होती हैं उनको पंचायती राज कहा जाता है। प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है। प्रत्येक जो गांव होते हैं, वैसे तो एक जो कई गांव मिलकर भी एक ग्राम पंचायत बनाते हैं, तो एक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है और ये पंचायत एक परिषद की तरह होती है, एक परिषद की तरह कार्य करती है। तो इस परिषद में कई सदस्य हो सकते हैं और एक अध्यक्ष हो सकता है। क्या होता है, कई सदस्य होते हैं। सदस्य, एक गांव को कई छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, उसको जिसको हम वार्ड कहते हैं। तो एक वार्ड से एक सदस्य को चुना जाता है। तो गांव के सभी सदस्य जो हैं, अध्यक्ष और सदस्य दोनों का चुनाव करते हैं। दोनों मिलकर क्या करते हैं, चुने जाते हैं। सदस्य जो होते हैं अक्सर उनको गांव में पंच कहा जाता है और वहीं जो अध्यक्ष होता है उसको सरपंच कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखें तो एक परिषद बन जाती है और ये जो ग्राम सभा है, ये ग्राम सभा अपने बजट के लिए, अपने कार्य क्या क्या करने हैं, इसके लिए साल में कम से कम 2 या 3 बैठकें करती है। और जो ग्राम सभा होती है, उस ग्राम सभा में गांव के सभी सदस्य क्या होते हैं, उस ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो इस तरह से गांव स्तर पर जो पंचायती राज है वो कार्य करता है। इसके आगे देखें तो कई ग्राम पंचायतें मिलकर एक पंचायत समिति का निर्माण करती हैं। जब कई सारी पंचायतें मिल जाती हैं तो एक पंचायत समिति का निर्माण करते हैं। इस पंचायत समिति को मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कहते हैं। और कई सारी पंचायत समितियां मिलकर एक जिला परिषद का गठन करती हैं और ये जिला परिषद में जो ज़्यादातर अधिकांश जो सदस्य होते हैं वो चुने हुए होते हैं। जिला पंचायत परिषद जो होती है उसमें लोकसभा का जो चुना हुआ प्रतिनिधि उस जिले का होता है वो, विधानसभा के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो, और जिला स्तर के कुछ जो प्रमुख अधिकारी होते हैं वो जिला परिषद के सदस्य होते हैं। तो इस तरह से ग्राम पंचायत पर कोई भी स्थानीय सरकार कार्य करती है। वहीं हम देखें शहरों में और नगरों में, शहरों में नगर पालिकाएं होती हैं, वहीं बड़े शहरों में नगर निगम होते हैं और इनके जो सदस्य होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, चुने हुए होते हैं, निर्वाचित होते हैं, उनका चुनाव होता है। और नगर पालिका, नगर निगम का जो पदाधिकारी होता है उसको मेयर कहा जाता है। ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे जो देश में सत्ता का विकेंद्रीकृत किया गया है। यह हमारे देश की स्थानीय सरकार की जो व्यवस्था है, दुनिया में लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा हिस्सा है। इतने बड़े स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। हमारी इस व्यवस्था के जरिए लगभग 36 लाख लोगों का चुनाव किया जाता है और यह संख्या किसी भी देश की जनसंख्या से कहीं ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे देश भी हैं जिनकी जनसंख्या नहीं होती 36 लाख, लेकिन हमारे यहाँ पर हर बार जब इलेक्शन होते हैं स्थानीय सरकारों के तो उसमें लगभग 36 लाख लोगों का चुनाव किया जाता है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। फिर भी हम देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय सरकार हैं, बहुत अच्छे से कार्य कर पा रही हैं। हर वर्ष उनका चुनाव होता है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ कमियां हैं। ग्राम पंचायत की जो मीटिंग होती है, जो सभाएं होती हैं,
चुनाव तो टाइम टू टाइम हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो सभाएं साल में 2-3 होनी चाहिए वो नहीं होती हैं, जिसके कारण अभी भी हम क्या हैं, जो एक स्वशासन व्यवस्था यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है गांव स्तर पर या छोटे लेवल पर, उससे अभी काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। इसके ऊपर हमें अभी और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, जिससे कि सभी को समानता के साथ आगे लाया जा सके और हमारे देश में ये जो संघीय व्यवस्था है और ज़्यादा मजबूती के साथ चलती रहे। सो थैंक यू, धन्यवाद।